सिरीपुरम गांव के बाहर हरे भरे पेड़ों के बीच सिरीपुरम हाईवे ढाबा ग्राहकों से खचाखच भरा हुआ है। ये ढाबा अपनी स्पेशल चिकन बिरयानी और मटन करी के लिए बहुत मशहूर है। ट्रक ड्राइवर और मुसाफिर खाना खा रहे हैं। शंभू काका एक बड़े पतीले में करची घुमाते हुए गाना गा रहे हैं। यशोदा माई गल्ले में चिल्लर गिन रही है। सूरी एक टेबल के पास एक ट्रक ड्राइवर द्वारा छोड़ी गई प्लेट को अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से गौर से देख रहा है। शंभू काका करची रोककर गर्व से मूंछों पर ताव देते हुए कहते, देख रही हो यशोदा माई, इन शंभू काका के हाथों ने स्टीयरिंग घुमाया हो या करची, ये एक जादू ही है। मेरी चिकन बिरयानी की महक 2 किलोमीटर पहले ही लग जाए तो हाईवे पर चलने वाले ट्रकों के टायर अपने आप ब्रेक लगा देते हैं। यही तो है हमारे हाथों का कमाल। यशोदा माई चिल्लर डिब्बे में डालते हुए ताना मारती हैं। वो जादू क्या है पता नहीं, लेकिन कल मटन करी में नमक डालना भूल गए थे। वो ट्रक ड्राइवर सुब्बा राव ब्रेक मारते हुए आकर तुमसे कितना लड़ा था, याद नहीं है क्या? अपनी तारीफ खुद करना बंद करो और जरा देखो कहीं चूल्हे पर खाना जल ना रहा हो। शंभू काका झेपते हुए सर खुजाकर कहते, अरे वो तो एक छोटी सी गलती थी यशोदा माई। वैसे भी नमक कम खाएं तो बीपी नहीं बढ़ता ना। मैंने तो उनकी सेहत के लिए ही ऐसा किया था। अरे सूरी, क्या कर रहा है बे? आधे घंटे से उस प्लेट को ऐसे क्यों घूर रहा है? उसे धोने के लिए ले जा बाबू, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। सूरी इधर उधर देखकर सस्पेंस म्यूजिक जैसी आवाज बनाकर धीरे से कहता है, ओनर जी, मैं कोई मामूली वेटर नहीं हूँ, डिटेक्टिव सूरी हूँ। इस प्लेट को देखकर मुझे एक बहुत बड़ा शक हो रहा है। शंभू काका चिढ़कर कहते, क्या है रे तेरा शक? क्या उसने बिल के पैसे नहीं दिए? नहीं जी, ग्राहक ने बिरयानी तो पूरी साफ कर दी, लेकिन इस सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ते को प्लेट के किनारे क्यों छोड़ दिया? क्या ये कोई गुप्त इशारा है? क्या इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है? मुझे इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तभी यशोदा माई माथा पीटते हुए कहती है, अरे करम चले, कोई सूखी लाल मिर्च चबाकर निकलता है क्या बेवकूफ? वो कोई और नहीं, मुझे ही तुझे काम से निकालने की साजिश करनी पड़ेगी। जा जाकर टेबल साफ कर, वरना वो तेरा शीशा निकालकर चूल्हे में फेंक दूंगी। सूरी डर कर तुरंत प्लेट उठाता है और अंदर भाग जाता है। तभी एक बहुत ही बड़ी महंगी काले रंग की कार तेजी से धूल उड़ाते हुए ढाबे के सामने आकर रुकती है। टायरों की आवाज सुनकर ढाबे में बैठे सभी लोग उस तरफ दौड़ जाते हैं। कार में से कामेश बहुत गुस्से में उतरता है। उसकी आंखों में घमंड है और हाथों में एक पुरानी डायरी। कामेश ढाबे के चारों ओर नफरत भरी नजरों से देखता है। अपने जूतों पर लगी धूल झाड़कर वो जोर से चिल्लाता है, कहाँ है वो चोर? कहाँ है? शंभू काका कौन है? छुपा मत, बाहर आओ। सब एकदम शांत हो जाते हैं। शंभू काका हाथों में लगा आटा अपने गमछे से पोंछते हुए घबराकर रसोई से बाहर आता है। सूरी तुरंत एक पुरानी झाड़ू उठाकर डिटेक्टिव के पोज में शंभू काका के पीछे खड़ा हो जाता है। शंभू काका शांत स्वर में हाथ बांध कर खड़े हैं। मैं ही हूँ बाबू, शंभू काका। क्या हुआ? इस तरह सबके सामने क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या खाने में कोई कंकड़ आ गया? आप तो अभी अभी आए हैं ना? कामेश गुस्से में आगे आकर कहता है, खाने में कंकड़ नहीं, तुम्हारी नियत में खोट है। मेरा नाम कामेश है। मैं शहर के बड़े बड़े होटल चलाता हूँ। ये ढाबा, ये सिरीपुरम स्पेशल नाम और इस खाने का स्वाद, ये सब तुम्हारा नहीं है। तुम एक पक्के चोर हो शंभू काका। यशोदा माई गुस्से में बाहर आती है। ए भाई, जबान संभाल कर बात कर। कार में बैठकर आ गए तो मुंह में जो आएगा वो बकोगे क्या? मेरे पति लोगों का पेट भरने वाले अन्नदाता हैं। 10 रुपए कम ले लेंगे, लेकिन कभी दूसरों के हक का पैसा नहीं मारेंगे। क्या चुराया है इन्होंने तुम्हारी कार के टायर? कामेश यशोदा माई की तरफ गुस्से में देखकर कहता है, टायर नहीं, रेसिपी सुनो। मेरे दादाजी राघवैया जी 20 साल पहले गुजर गए थे। उनके हाथों के खाने का स्वाद बहुत ही अद्भुत था। वो अपनी सारी सीक्रेट रेसिपी अपनी ही हैंडराइटिंग में एक डायरी में लिखते थे।
लेकिन उनके गुजरने के बाद उस डायरी के आधे पन्ने गायब हो गए। इतने सालों बाद तुम्हारे ढाबे के खाने के बारे में सुनकर मैंने अपने आदमियों को भेजकर टेस्ट करवाया, तब पता चला वो पन्ने तुमने चुराए हैं शंभू काका। मेरे दादाजी की रेसिपी से ही तुमने ये ढाबा खोला और करोड़ों कमा रहे हो। सूरी मैग्नीफाइंग ग्लास से कामेश के चेहरे और जूतों को देखता है और फिर कहता है, ओनर जी, ये कोई बड़ा शातिर खिलाड़ी लग रहा है। दादाजी बोल रहा है, किताब बोल रहा है। इसकी बातें सुनकर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं अपने स्टाइल में इसकी इंटेरोगेशन करता हूँ। आप थोड़ा साइड हटिए। ए कामेश, सच सच बता, तू कौन से ग्रह से आया है? शंभू काका सूरी के सिर पर एक मारते हैं और उसे पीछे धकेल देते हैं। फिर कामेश की तरफ हैरानी और एक तरफ से सम्मान से देखते हुए कहते हैं, तुम राघवैया जी के पोते हो बाबू। किसी ने बताया था कि तुम शहर में रहते हो। क्या तुम वही छोटे बाबू हो? कामेश चिढ़कर कहता है, हाँ, नाटक मत करो शंभू काका, मुझे सेंटिमेंटल डायलॉग मत सुनाओ। आज मुझे वो रेसिपी के पन्ने वापस दे दो, वरना मैं अपने वकीलों के साथ आकर यहाँ बड़ा टेंट लगाऊंगा, तुम्हारी पोल खोल दूंगा और इस ढाबे पर ताला लगवा दूंगा, कोर्ट में घसीटूंगा। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। शंभू काका के चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक दर्द और पुरानी यादों से जुड़ा सम्मान दिखाई देता है। शंभू काका धीरे से मुस्कुराते हैं। यशोदा माई शंभू काका को हैरानी से देखती हैं। यशोदा माई, अंदर जाकर 2 कुर्सियां लेकर आओ। कामेश बाबू, ढाबों पर ताले लगवाना, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना, यह सब हमें क्यों करना? तुम्हें इस डायरी के पीछे का असली राज नहीं पता। तुम्हारे दादाजी मेरे लिए भगवान के समान थे। मैं उनकी कोई चीज क्यों चुराऊंगा? यहाँ कुर्सी पर बैठो, 20 साल पहले का सच बताता हूँ, सुनो। तभी कहानी 20 साल पहले पहुँच जाती है। बिजली कड़कने की आवाज और भारी बारिश हो रही है। उस अंधेरी रात में जवान शंभू काका अपना एक पुराना ट्रक धीरे धीरे चलाते हुए आ रहे हैं। सड़क के किनारे एक पुराने पुल के नीचे एक छोटा खाने का ठेला है। ठेले पर एक छोटी सी केरोसिन की लालटेन जल रही है। ठेले के पास 65 साल का एक बुजुर्ग राघवैया तेज बुखार से तप रहा है और ठंड से कांपता हुआ नीचे कीचड़ में गिरा पड़ा है। शंभू काका तुरंत ट्रक में ब्रेक लगाता है, दौड़कर राघवैया के पास जाता है और उसे उठाकर अपना गमछा उसे उड़ाता है। शंभू काका परेशान होकर कहते हैं, बाबूजी, क्या हुआ? इस बारिश में, इस ठंड में तुम्हारी ये क्या हालत है? तुम्हारा कोई नहीं है क्या? ये ठेला यहाँ क्यों है? राघवैया कांपते और खांसते हुए कहते हैं, मेरा बेटा और बहू शहर चले गए बेटा। मेरे पोते और मेरी सारी जायदाद को लेकर वो मुझे यहाँ अकेला छोड़ गए। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। हाईवे से गुजरने वाले भूखे मुसाफिरों को इस ठेले से खाना खिलाकर ही मैं अपनी बची हुई जिंदगी काट रहा हूँ। लेकिन आज बुखार की वजह से मैं एक कड़छी भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ। अगर कोई मुसाफिर आया और उसे भूखा लौटना पड़ा तो मेरी जान निकल जाएगी। सामान सब रखा है, लेकिन मेरे हाथों में ताकत नहीं है बेटा, मुझसे नहीं हो पा रहा। जवान शंभू काका की आंखें भर आती हैं। उसे उस बुजुर्ग पर दया आती है। तुम परेशान मत हो बाबूजी, मैं सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर ही नहीं हूँ, बचपन से खाना भी बहुत अच्छा बनाता हूँ। आज रात तुम्हारे इस ठेले का शेफ मैं हूँ। तुम वहाँ कुर्सी पर बैठकर आराम करो। अपनी रेसिपी में क्या क्या डालना है और कैसे डालना है सिर्फ मुझे बताते जाओ। मैं बिल्कुल तुम्हारे कहे अनुसार पकाऊंगा। राघवैया मुस्कुराते हुए अपनी जेब से बहुत संभाल कर रखी एक पुरानी डायरी निकालता है और शंभू काका को देता है। शंभू काका उस तूफानी बारिश में टेंट के नीचे खड़े होकर गैस का चूल्हा जलाता है। तेल गर्म होने की आवाज और छौंक की महक उस बारिश के मौसम में बहुत अद्भुत लगती है। जब शंभू काका खाना बना रहे थे तो उस महक से राघवैया के चेहरे पर एक असीम शांति और संतुष्टि आ जाती है। खाना पकाने के बाद शंभू काका खुद राघवैया को एक पत्ते पर खाना परोसता है। राघवैया खाना खाते हुए आंखों में आंसू लिए बोलते हैं, बेटा, मैंने अपनी इस डायरी में सिर्फ मसालों के नाम और नाप ही लिखे थे, लेकिन तुमने इस खाने में अपने प्यार और अपनेपन का मसाला भी मिला दिया। मेरे पोते ने मेरी जायदाद ले ली, लेकिन मेरी असली विरासत तो मेरी ये पकाने की कला है। मुझे लगता है कि इस कला के सही वारिस तुम ही हो बेटा।
इस डायरी के आधे पन्ने तुम रख लो, आधे मैं रख लेता हूँ। शंभू काका, कभी मौका मिले तो इस हाईवे पर अपना खुद का एक ढाबा जरूर खोलना। भगवान की कृपा से तुम्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। राघवैया अपने हाथों से डायरी को बीच से फाड़ते और आधे पन्ने शंभू काका के हाथों में रख देते। फ्लैशबैक खत्म होता है और आज का दृश्य वापस लौटता है। कामेश ये कहानी सुनने के बाद भी बिल्कुल नहीं पिघलता। उसमें अभी भी अपना घमंड ही नजर आ रहा था। वो व्यंग और मुस्कुराहट के साथ कहता है, वाह, क्या बढ़िया मनगढ़ंत कहानी बुनी है शंभू काका, एकदम फिल्मी स्टोरी। मेरे दादाजी ने तुम्हें वो डायरी तोहफे में दे दी। मैं ये सब बकवास नहीं मानता। कोई भी इंसान अपनी सीक्रेट रेसिपी सड़क पर मिले किसी अनजान आदमी को कैसे दे सकता है? तुमने मेरे दादाजी की रेसिपी चुराई और अमीर बन गए, बस यही सच है। वो डायरी के पन्ने मुझे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यशोदा माई गुस्से में अब आग बबूला हो चुकी है। ए लड़के, तेरा दिमाग खराब है क्या? मेरे पति मंदिर के भगवान जैसे हैं। उन्होंने दिल खोलकर इतना बड़ा सच बताया और तू उसे मनगढ़ंत कहानी कह रहा है। तेरे दादाजी की सारी मेहनत की कमाई तो तूने शहर में उन 5 स्टार होटल्स में उड़ा दी और अब इस गरीब के ढाबे पर नजर गड़ाए बैठा है। शंभू काका यशोदा माई को शांत करते हुए कहते, शांत हो जाओ यशोदा माई, गुस्सा मत करो। कामेश बाबू, स्वाद कागजों पर लिखी रेसिपी से नहीं आता, वो पकाने वाले के हाथों और उसकी नीयत में होता है। तुम्हें अभी भी मुझ पर चोर होने का शक है ना? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे दादाजी ने मुझे वो पन्ने खुशी से दिए थे? तो ठीक है, कोर्ट और वकीलों की कोई जरूरत नहीं है, हम यही फैसला कर लेते हैं। मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मेरे साथ? हाँ, आज रात मैं अपने इस ढाबे में तुम्हारे लिए, तुम्हारे ड्राइवर के लिए और यहाँ मौजूद सभी ग्राहकों के लिए खुद अपने हाथ से एक बड़ी दावत बनाऊंगा। तुम वो खाना खाना। अगर उस खाने में तुम्हें सिर्फ डायरी में लिखे मसालों का स्वाद लगे तो मैं आज ही अपने ढाबे की चाबियां और उस डायरी के पन्ने तुम्हारे हवाले कर दूंगा। लेकिन अगर उस खाने को चखकर तुम्हें तुम्हारे दादाजी की याद आ जाए, उस पुराने प्यार की गर्माहट और एक पिता का प्यार महसूस हो, तो तुम्हें अपनी गलती माननी होगी और सच्चे दिल से मुझसे माफी मांगकर यहाँ से जाना होगा। मंजूर है? कामेश अहंकार और अति आत्मविश्वास के साथ कहता है, डन, एग्रीमेंट। मैंने शहर और विदेशों के बड़े बड़े होटलों में तरह तरह का खाना खाया है। तुम्हारे इस गांव के खाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। सूरी तुरंत रसोई में भागता है और बड़े बड़े पतीले और करछी बाहर निकाल लाता है। सूरी उत्साह से चिल्लाते हुए कहता है, चैलेंज, खिलाड़ी कामेश को चैलेंज। आज हमारे ओनर जी के हाथों का खाना इस खिलाड़ी का घमंड चकनाचूर कर देगा। यशोदा माई जी, लकड़ियां लाइए, सूखी लाल मिर्च लाइए, खाना बनाना शुरू करते हैं। इस केस की निगरानी मैं खुद करूंगा। शंभू काका बहुत ही श्रद्धा और भगवान का नाम लेते हुए खाना पकाना शुरू करते हैं। सब्जियां काटना, मांस धोना, घी में छौंक लगाना शुरू होता है। स्पेशल चिकन बिरयानी, महकती हुई मटन करी और आखिर में मुंह में पानी ला देने वाली मीठी खीर तैयार करते हैं। पूरा ढाबा और हाईवे का आसपास का इलाका एक अद्भुत सी खुशबू से भर जाता है। वो महक सूंघते ही कामेश को एक अनजानी सी तेज भूख लगने लगती है। रात का समय, ढाबे का माहौल बहुत ही खूबसूरत है। लालटेन जल रही है। ढाबे के बाहर सभी टेबलों को जोड़ दिया गया है। बहुत सारे ग्राहक बैठे हुए हैं, सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। बीच में कामेश एक बड़ी कुर्सी पर घमंड से लेकिन अंदर ही अंदर भूखा बैठा है। शंभू काका, यशोदा माई और सूरी मिलकर सभी को हरे भरे केले के पत्तों पर खाना परोस रहे हैं। सूरी कामेश के पत्ते पर गर्मा गर्म चिकन बिरयानी और मटन करी परोसता है और आंख मारते हुए कहता है, ये लो खिलाड़ी बाबू, जरा ध्यान से। इसमें हमारे ओनर जी की मेहनत और प्यार भी मिला हुआ है। अगर तीखा लगे तो रोना मत। कामेश थोड़ा व्यंग से मुस्कुराता है। अपने दाएं हाथ से पहला निवाला चिकन बिरयानी और मटन करी मिलाकर मुंह में रखता है। धीरे धीरे चबाता है। अचानक उसके चेहरे से सारा घमंड गायब हो जाता है। उसके हाथ रुक जाते हैं और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो स्वाद उसे कहीं और ही ले जाता है। वो बिना कुछ बोले एक और निवाला मुंह में रखता है। अनजाने में ही उसे पता भी नहीं चलता
कि उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। कामेश की आंखों के सामने एक दृश्य घूम जाता है जब वो 5 साल का छोटा बच्चा था। अपने पुराने खपरेल वाले घर के आंगन में उसके दादाजी राघवैया खुद अपने हाथों से उसे खाना खिला रहे थे। खा ले मेरे लाल, मेरा राजा बेटा, कहते हुए उनके उस प्यार की गर्माहट और उस मटन करी का स्वाद ठीक 20 साल बाद कामेश को आज इस ढाबे पर फिर से मिल गया था। कामेश रोते और कांपती हुई आवाज से हाथों में पकड़े निवाले को वैसे ही थामे हुए कहता है, ये सिर्फ खाना नहीं है शंभू काका जी, ये सिर्फ मसालों का कमाल नहीं है, ये तो मेरे दादाजी का प्यार है, उनके हाथों का निवाला है। मैं पैसों के नशे में, बिजनेस की भागदौड़ में इस असली स्वाद और उस प्यार को न जाने कब भूल गया था। इस खाने में मेरे दादाजी की आत्मा बसती है। अब मुझे समझ आया कि उन्होंने आपको ही क्यों चुना था। कामेश तुरंत अपनी कुर्सी से उठता है और आगे बढ़कर शंभू काका के पैर छूता है। ढाबे में खाना खा रहे सभी लोग अपनी हाथ रोककर बहुत हैरानी से ये नजारा देखने लगते हैं। मुझे माफ कर दीजिए शंभू काका, मेरे अहंकार ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। आप चोर नहीं, मेरे लिए भगवान समान है। मेरे दादाजी के सही वारिस, उनकी पकाने की कला के सही छात्र और असली बेटे आप ही हैं। डायरी के वो पन्ने आपके पास ही रहने चाहिए, तभी उन रेसिपीज को और मेरे दादाजी को सच्चा सम्मान मिलेगा। शहर के मेरे वो सारे बड़े बड़े होटल आपके इस एक वक्त के खाने के सामने कुछ भी नहीं है। शंभू काका कामेश को प्यार से उठाते हैं। उठो बाबू, बड़ों का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता, उनका प्यार कभी खत्म नहीं होता। ये ढाबा तुम्हारे दादाजी की ही दी हुई दुआ है। तुम जब भी इस रास्ते से गुजरोगे, मैं हमेशा तुम्हें तुम्हारे दादाजी के हाथों के स्वाद वाला खाना बनाकर खिलाऊंगा। जाओ, शांति से बैठकर अपना खाना पूरा करो। आखिर में मैंने जो खीर बनाई है वो भी चखना, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। यशोदा माई अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए कहती है, देखा कामेश बाबू, मेरे पति का दिल कितना बड़ा है। आखिर इन ट्रक ड्राइवरों का दिल इस हाईवे की सड़कों जितना ही चौड़ा और विशाल होता है। जा बेटा, जी भर कर खा ले। सूरी अपना मैग्नीफाइंग ग्लास गले पर रखते हुए, केस क्लोज। मैंने तो पहले ही कहा था ना, हमारे ओनर जी के हाथों के स्वाद के आगे बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी रोकर घुटने टेकने पड़ते हैं। वैसे बाबू कामेश, खाना अच्छा लगा ना तो जाते वक्त इस डिटेक्टिव सूरी को जरा अच्छी सी टिप देकर जाना। मेरा शीशा टूट गया है, मुझे नया खरीदना है। सूरी की इस बात पर खाना खा रहे सभी ग्राहक जोर जोर से हंस पड़ते हैं। शंभू काका और कामेश एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। माहौल एकदम हल्का और खुशनुमा हो जाता है। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा? असली विरासत का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस या कागजों पर लिखी जायदाद को पाना नहीं होता। किसी के प्रति अपने निस्वार्थ प्यार को बांटना और उनकी कला या विद्या को पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ाना ही सच्ची विरासत है। साथ ही इंसान जिंदगी में चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, उसे अपनी जड़ों को और अपने बुजुर्गों के प्यार को कभी नहीं भूलना चाहिए।